नमस्कार। एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है जिसको हमने अभ्यास एचपीआरसी करके जो है वो नाम दिया है। इस सीरीज में जो है हम ऑफिशियल सिलेबस को कवर करते हैं और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके और आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। प्रीवियस जो एचपीआरसी के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम करवाए गए हैं उन एग्जाम्स को भी एनालाइज यहाँ पर किया जाता है ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। इसलिए जो है वो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर कोची एंड चेन्नई आर कनेक्टेड बाय। तो बोलते हैं कि कोची और चेन्नई जो है ये बोलते हैं किसके द्वारा जो है वो आपस में जोड़े जाते हैं। अगर हम कोची और चेन्नई की बात करते हैं तो ये आपस में जो है वो पाल घाट के द्वारा जो है वो जोड़े जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, पाल घाट के द्वारा ये जोड़े जाते हैं तो कोची और चेन्नई को पाल घाट जोड़ता है। थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे ताकि कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है वो क्लियर हो सके। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर देखिए आप जो पाल घाट है ये एक गैप आता है। एनसीईआरटी की किताबों में बेसिक आपने पढ़ा होगा। ये लगभग 30 से 40 किलोमीटर चौड़ा जो है वो एक दर्रे के रूप में है। ये केरल में आता है ये पालकट्टा, और जो तमिलनाडु में आता है कोयम्बटूर, इनको जो है वो जोड़ता है। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कोची और चेन्नई को, तो कोची और चेन्नई को भी ये आपस में जो है वो जोड़ता है। ये उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में जो है वो स्थित है, और यहाँ से जो रास्ता एक तरह से बनता है ये कोची और चेन्नई को आपस में जोड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रोहतांग दर्रा है हमारा। रोहतांग दर्रा देखेंगे तो बोलने को तो हम बोल देते हैं कि ये कुल्लू को जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो जोड़ता है, परंतु जब आप मनाली से आगे की ओर बढ़ेंगे तो लाहौल जाकर इस दर्रे को क्रॉस कर जो है वो पहुँचते हैं। वैसे ही ये पालघाट स्ट्रेट आता है। बोलते हैं यहाँ पर नीलगिरी हिल्स और द ब्लू माउंटेन्स फॉर्म द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पर आपस में मिलते हैं, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है वो मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या आता है, वो आपको पता चल गया यहाँ पर कि इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो नीलगिरी हिल्स आती है। डेक्कन प्लेट्यू भी आता है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो डिवाइड करता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को। डेक्कन प्लेट्यू डिवाइड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से जो है वो क्लियर हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं विच लीडर इनिशिएटेड द 1930 कालराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन नासिक फॉर दलित टेम्पल एंट्री राइट। तो बोलते हैं कि किस नेता ने दलित मंदिर प्रवेश अधिकारों के लिए नासिक में 1930 में जो कलाराम मंदिर था उसमें प्रवेश के लिए एक आंदोलन की शुरुआत जो था वो की थी। तो ये आंदोलन की शुरुआत जो था वो की गई थी BR अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए BR अम्बेडकर के बारे में अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्या क्या इनके द्वारा काम किए गए और क्या क्या प्रमुख रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम जानते हैं। देखिए इनके बारे में जो याद रखने लायक पॉइंट हैं वो क्या क्या है। देखिए BR अम्बेडकर के द्वारा एक महाद सत्याग्रह भी स्टार्ट किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये महाद सत्याग्रह कौन सी ईयर में किसने स्टार्ट किया था। ये 1927 में स्टार्ट किया गया था। BR अम्बेडकर ने जो था वो इसको स्टार्ट किया था। एक बात आप ये ध्यान रख लेंगे। दूसरा आप ये याद रखेंगे कि BR अम्बेडकर की जब भी बात होती है तो इन्होंने जो है वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी बनाई थी। ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा इनके द्वारा 1924 में जो था वो बनाई गई थी। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब बनाई थी। ठीक है जी। और इसके अलावा पूना पैक्ट को आप नहीं भूल सकते। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर जो था वो किए गए थे। कौन से ईयर में ये पूना पैक्ट जो था वो हुआ था और किसके साथ ये हस्ताक्षर जो था वो हुआ था, मतलब दूसरी साइड जो था वो कौन था। पूना पैक्ट की बात करें तो ये गांधी जी के साथ जो था वो इन्होंने किया था, और पूना पैक्ट जो किया गया था वो कौन से ईयर में जो था वो किया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये पैक्ट जो हुआ था ये 1932 में जो था वो पूना पैक्ट जो था वो हुआ था। अब BR अम्बेडकर जब भारत को आज़ादी मिल जाती है तब इनको भी क्या कुछ काम सौंपा जाता है। बिल्कुल, इनको लॉ मिनिस्टर जो था वो उस टाइम बनाया गया था। अब लॉ मिनिस्टर तो ये बनाए ही गए थे, परंतु उससे पहले एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो था वो बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसका जो चेयरमैन बनाया गया था वो BR अम्बेडकर को बनाया गया था। इसीलिए BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो बोलते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज
एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक चेन ऑफ कमांड इन इंडिया। तो बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक चेन जो चलती है इंडिया में वो कैसे चलती है। ब्यूरोक्रेसी में अगर आप बेसिकली समझेंगे आप, तो एमएलए, एमपी और मिनिस्टर, इनको तो आप यहाँ से हटा ही दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर जो है वो नहीं आएंगे, ना ही एमएलए इस चेन में आएगा, ना ही एमपी, ना ही मिनिस्टर कोई। जज, एडवोकेट और कुर्क, ये भी यहाँ पर नहीं जो है वो आएंगे। प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर कलेक्टर या फिर इस तरह से ये ऑर्डर चलता है, नहीं ऐसे नहीं चलता, ये भी गलत हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी की जब बात की जा रही है तो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर, फिर सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो होते हैं। तो ये सही जो है वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक HPRC के ऑनलाइन एग्जाम में। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक चेन के बारे में जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह की ये चेन है, किस तरह से ये जो है वो चलती है। देखिए, सेक्रेटरी होते हैं, फिर एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी भी एक होते हैं, बराबर के लेवल के होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी एक होते हैं, उसके बाद डायरेक्टर या फिर डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो होते हैं। ये तो डायरेक्टर होंगे, ये तो डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो होंगे। उसके बाद अंडर सेक्रेटरी होते हैं और फिर लास्ट में जाकर सेक्शन ऑफिसर जो है वो होते हैं। तो ये एक ब्यूरोक्रेटिक चेन जो है वो प्रॉपर जो है वो चलती है ऑफिस में। जो हायर लेवल के ऑफिस आप देखेंगे, सेक्रेटरीट लेवल के, लोकसभा लेवल के ऑफिस आप देखेंगे, वहाँ पर ये चेन जो है वो चलती है। ठीक है जी, इतना पता चला। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, कि इनमें से इनकरेक्ट पेयर जो है वो कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए, बोलते हैं चाइना में क्या 1 पार्टी सिस्टम है, यूनाइटेड किंगडम में क्या 2 पार्टी सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट में क्या मेजर पार्टी सिस्टम है, और इंडिया में क्या मल्टी पार्टी सिस्टम है। हम शुरुआत चाइना से करते हैं। चाइना में आपने देखा होगा कि वहाँ पर ना एक तरह से प्रेसिडेंट का नाम कभी बड़े रेयर आपने सुना होगा, जब तक वो जिंदा है वही प्रेसिडेंट जो है वो रहते हैं। तो वहाँ पर बेसिकली ये 1 पार्टी सिस्टम ही आता है, एक पार्टी होती है, वही रूल करते हैं, प्रेसिडेंट जो उनके होंगे वही रूल करेंगे, उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। तो चाइना में तो 1 पार्टी सिस्टम है ही है। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में पार्टीज होती हैं, बेसिकली यहाँ पर 2 ही पार्टीज होती हैं, उनके बीच में ही सरकारें बनती हैं। तो यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है यूनाइटेड किंगडम में। हमारा जो इंडिया है ना, यहाँ पर है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या मतलब है, हमारे पास बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, हमारे पास आम आदमी पार्टी भी है, हमारे पास टीसीपी भी है, हमारे पास सीपीआई भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस तरह से बहुत सारी पार्टीज हमारे पास हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम हम प्योरली एक हैं, और यहाँ पर जिस भी सरकार के पास बहुमत होगा वो अपनी सरकार जो है वो बना सकती है। परंतु यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यहाँ पर मेजर पार्टी सिस्टम नहीं आता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये इनकरेक्ट पेयर यहाँ पर जो है वो दिया गया। चलिए, ये इनकरेक्ट पेयर यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट जो है इसमें मुख्य रूप से 2 पार्टीज जो हैं वो डोमिनेट जो है वो करती हैं। अब देखिए, 2 पार्टीज डोमिनेट यहाँ पर जो है वो करती हैं, एक डेमोक्रेटिक्स होती है, एक रिपब्लिकन्स होते हैं। अब बोलते हैं इट इज़ फॉर्मली डिस्क्राइब्ड एज अ 2 पार्टी सिस्टम। इसको पहले 2 पार्टी सिस्टम बोलते थे, 2 पार्टी प्लस भी बोल देते हैं, परंतु ये मेजर पार्टी सिस्टम में जो है वो नहीं आता, नॉट टिपिकली रेफर्ड एज द मेजर पार्टी सिस्टम। ठीक है, मेजर पार्टी सिस्टम इसको नहीं बोलते। चाइना की बात की गई है, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही डोमिनेट करती है, तो यहाँ पर 1 पार्टी सिस्टम ही जो है वो आता है। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम, मैंने बताया कि यहाँ पर 2 पार्टीज होती हैं, एक कंजर्वेटिव होते हैं, एक लेबर पार्टी यहाँ पर जो है वो आती है। यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है। इंडिया की बात करें तो ऑलरेडी क्लियर है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, टीसीपी, सीपीआई, ये बहुत सारी पार्टीज यहाँ पर जो है वो है। यहाँ पर जिसके पास बहुमत होगा वो अपनी सरकार बनाएगा, एंजॉय करेगा। अब आप ही मुझे कमेंट कर कर बताइए कि अभी यूनाइटेड स्टेट में जो है वो सरकार है डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कौन सी पार्टी से जो है वो आते हैं, क्या वो डेमोक्रेट्स में आते हैं, क्या वो रिपब्लिकन्स में जो है वो आते हैं, ये आप कमेंट कर कर जो है वो बताएंगे। थोड़ा रिवीजन यहाँ से एक तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड आर्म्ड रिबेलियन एज आ ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग आ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने या किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के आधार के रूप में सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रिबेलियन को जोड़ा था। देखिए, इंडिया में अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए एक आर्म्ड रिबेलियन यानी कि जो आपका जो है वो सशस्त्र विद्रोह है वो भी एक ग्राउंड हो सकता है, उसके बेसिस पर भी ये नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ये कौन सी अमेंडमेंट से जो था वो निर्धारित किया गया था।
तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डिसाइड किया गया था। पूरी बात समझते हैं यहाँ पर कि पूरी बात थी क्या। ये जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1978 में जो है वो पास होती है। उस टाइम मोरारजी देसाई की सरकार जो था वो हुआ करती थी। मोरारजी देसाई की ये वो सरकार है जो पहली बार इंडिया में नॉन कांग्रेस सरकार जो था वो बनी थी। अब बोलते हैं 44th अमेंडमेंट 1978 की डिलीट करती है राइट टू प्रॉपर्टी को भी। ये बहुत बार आपने पढ़ी होगी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। हमारे पास ये फंडामेंटल राइट में पहले आता था, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और लीगल राइट जो है वो इसको बना दिया गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इतना यहाँ से जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोला गया है। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग जेबीटी एग्जाम के लिए, जिसके लिए आपके पास बड़ा ही लिमिटेड और गिना चुना समय बचा हुआ है, और अगर आप तैयारी पटवारी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, अब देखिए जेबीटी और पटवारी का सिलेबस ऐसा है कि जेबीटी में मान लीजिए कि आपको कहीं लगता है कि कमियां हैं तो पटवारी में आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत हद तक मिलता जुलता है। तो हमारी इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर आप इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो एक साथ कर सकते हैं, या यूं कहिए कि आप अपने एग्ज़ाम्स को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। ये वन लाइन सॉल्यूशन ही आपके लिए है। अगर आप अलग से हटकर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसका सिलेबस अलग है, इसकी टेस्ट सीरीज अलग से चलाई गई है और इसकी टेस्ट सीरीज अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। तो आप स्टार्टिंग में ही जुड़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर या फिर यूं कहें कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको एनालाइज कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कितने मायनों में सही है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप टेस्ट सीट्स को ज्वाइन कर आगे बढ़ सकते हैं। टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कट मोशन रिलेटेड टू बजटरी डिमांड कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन। तो बोलते हैं कि बजटीय मांगों से संबंधित ये जो कटौती प्रस्ताव होता है केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जब भी लोकसभा लगती है, जब भी विधानसभा लगती है, जब भी राज्यसभा लगती है, तब आप कुछ एक तरह के मोशंस जो हैं वो पढ़ते हैं। वैसे ही जो है ये एक कट मोशन भी जो है वो आता है। अब ये कट मोशन कहाँ पर आता है, क्या ये मायने इसके होते हैं? कट मोशन एक ऐसा मोशन है जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है इसको राज्यसभा में नहीं करते, या फिर यूं बोलें कि ये दोनों हाउसेज में होता है तो ये दोनों हाउसेज में भी जो है वो नहीं होता है। कट मोशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में जो है वो बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में इसके बाद इस यहाँ से रिलेट कर जो है वो बनते हैं वो भी हम जानेंगे। अब कट मोशन के क्वेश्चंस देखिए एचएस में भी पूछे गए हैं। देखिए ये जो कट मोशन होता है बेसिकली ये बहुत खतरनाक होता है जो भी सरकार रूल कर रही है उसके लिए। कट मोशन इंडिकेट करता है डिसअप्रूवल को, जो बजट है उसको ये डिसअप्रूव जो है वो करता है। अब जब भी किसी हाउस के द्वारा लोकसभा के द्वारा कट मोशन को अडॉप्ट किया गया, ये जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बराबर जो है वो माना जाता है। मतलब सरकार के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, सरकार को कहीं ना कहीं पर रिजाइन जो है वो करना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये एक याद रखना कि कट मोशन जो है वो क्या है। अब बोलते हैं कि एक मोशन होता है जो यूनियन बजट से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो कौन सा मोशन होता है, वो कट मोशन होता है। कट मोशन एक वीटो पावर है जो कि मेंबर ऑफ लोकसभा के पास जो है वो दी जाती है। मेंबर ऑफ लोकसभा के पास ये दी जाती है ताकि वो जो है वो अपोज कर सकें, जो भी डिमांड फाइनेंशियल बिल में डिस्कस की गई हैं उनको जो है वो अपोज कर सकें। तो ये कट मोशन जो है वो होता है। और मैंने आपको बताया कि ये जो है वो एक इफ़ेक्टिव टूल है जो कि नो कॉन्फिडेंस की तरह माना जाता है और सरकार भी यहाँ से जा सकती है। तो कट मोशन का क्वेश्चन ये क्लियर हुआ आपका, यहाँ पर कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ वेव इज प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड ट्रेवल इन एयर। तो बोलते हैं जब साउंड एयर में ट्रेवल करती है तो किस तरह की वेव जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। अब देखिए जब साउंड ट्रैवल करती है एयर में तो उसके द्वारा जो है वो वेव्स प्रोड्यूस की जाती है जिनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो बोला जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कई बार ना एक बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन जो बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल क्या है। तो
आपने ध्यान रखना है कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो है वो एग्जाम्पल है एक तरह से। ठीक है, तो एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्वेश्चन क्रैक करना आना चाहिए। अब आपने पढ़ लिया कि साउंड ट्रैवल करती है एयर में, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ से रिलेट कर कर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप कहेंगे कि ये तो टिपिकली साइंस का बड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन आप यहाँ पर ले आए, परंतु ये टफ होगा आसान होगा ये तो हम डिसाइड कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था HPRC के द्वारा TGT आर्ट्स के एग्जाम में। बोलते हैं विच आयन इज रिलीज्ड बाय अ बेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ एक्वस सॉल्यूशन। तो बोलते हैं कि जलीय घोल में घुलने पर आधार द्वारा कौन सा आयन छोड़ा जाता है। तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड बाय अ बेस, एक बेस के द्वारा किस तरह का आयन छोड़ा जाएगा जब उसको एक एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाएगा। तो वो जो है वो OH नेगेटिव जो है वो रिलीज करेगा, OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बोलते हैं जब भी कोई बेस, कोई भी जलीय घोल पानी में घुलता है तो वो OH नेगेटिव जो है वो रिलीज करता है, OH नेगेटिव वो रिलीज करता है। और इसके विपरीत जब कोई अम्ल यानी कि एसिड जलीय घोल में घुलता है तो वो H पॉजिटिव छोड़ता है। तो दो संभावनाएं हैं कि एक तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाए एग्जाम में, दूसरी संभावना ये है कि इसका ऑपोजिट पूछ लिया जाए कि जब कोई एसिड जो है वो जलीय घोल में घुलता है तो वो क्या छोड़ता है, तो वो H पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है वो छोड़ता है। ठीक है जी, ये आप क्लियर कर देंगे, ये आप क्रैक कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए जो बेस वाला एग्जाम्पल है, बोलते हैं NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पानी में घुलने पर Na+OH नेगेटिव जो है वो बनाता है। जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या करता है, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है वो आयन बनाता है। तो ये आप समझ गए होंगे, जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है उतना आपने यहाँ से समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मैनी बटालियन यूनिट्स आर देयर इन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। NDRF की यहाँ पर बात की जा रही है कि NDRF जो है वो बोलते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में कितनी बटालियन इकाइयाँ हैं। तो इसमें जो है वो 16 बटालियन इकाइयाँ हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब हम NDRF की जब बात कर रहे हैं तो NDRF का पूरा नाम आपको पता चल गया। NDRF के बारे में आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो NDRF है वो बनाई कब गई थी। ठीक है, इसके बारे में एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो था वो हुई थी 2006 में। ये जो NDRF है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाई गई थी और ये जनवरी 19 2006 में जो था वो बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 19 जनवरी 2006 में ये बनाई गई थी। तो ये आपने NDRF के बारे में बेसिक क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखना है। NDRF का काम तो आपको पता ही है, डिजास्टर के टाइम ये काम करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं इन विच ईयर डिड मुसोलिनी एस्टेब्लाइज द फर्स्ट फास्किस्ट ग्रुप कॉल्ड फास्की। बोलते हैं मुसोलिनी ने किस वर्ष फास्की नामक पहले फांसीवादी समूह की स्थापना की थी। तो इसने एक फास्की नामक ग्रुप जो था वो बनाया था। ये फास्की नामक ग्रुप कब बनाया गया था? ये जो आप वर्ल्ड लेवल की जीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 1919 में जो था वो बनाया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं यहाँ पर ताकि डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी क्लियर हो सके। बोलते हैं मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 को इटली के मिलान में अपने पहले फांसीवादी समूह फांसी डी कॉम्बेटिमेंटो, ये आपने ध्यान रखना है, फांसी इटालियन डी कॉम्बेटिमेंटो, ये जो है इसका मतलब इतालवी लड़ाकू दस्ते, इसकी स्थापना जो था वो की थी। ये समूह जो है वो समाजवादियों, कम्युनिस्टों और उदारवादी विचारधारा के विरुद्ध जो है वो हिंसा करने के लिए बनाया गया था। इसने प्राचीन रोमन फासिस, यानी कि फासिस का मतलब होता है छड़ियों का गट्ठा, छड़ियों का गट्ठा फासिस को जो है वो अपना प्रतीक जो था वो माना था, जो शक्ति और एकता का प्रतीक जो था वो है। और बोलते हैं इटली में फांसीवादी यानी कि फासिज्म नामक जो एक ब्लैक शर्ट आंदोलन भी चला था। ये ब्लैक शर्ट आंदोलन जो था वो 1919 में जो था वो चला था। 1919 में बेनिटो मुसोलिनी की द्वारा जो था वो शुरू किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, तो ये आपने क्लियर कर लिया यहाँ से। अब हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं, बड़े ध्यान से इनको सुनना क्योंकि काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत सारा रिवाइज होने वाला है।
बोलते हैं ऋग्वेद में बोलते हैं ऋग्वेद में यज्ञों में सर्वाधिक वर्णन किस यज्ञ का है? तो यहाँ पर सोम यज्ञ का वर्णन सबसे अधिक है, ये ध्यान रखना। बोलते हैं 4 वेदों में कर्मों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। ये बोलते हैं चारों वर्णों में कर्मों के विषय में जो सर्वप्रथम जानकारी मिलती है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है वो मिलती है। ठीक है जी। आगे बोलते हैं भगवान महावीर के उपदेशों को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया गया है। तो इनको जो है वो संभुत, विजय और भद्रबाहु ने जो है वो लिपिबद्ध किया है। तो ये 3 नाम आपने ध्यान रखने हैं। हर्ष काल में रात को पहरा देने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? अगर HPRC के TGT के पहले के एग्ज़ाम यानी कि जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं ऑनलाइन वाले वो देखे होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई गुप्ता पीरियड के, कोई मुगल पीरियड के। तो हर्ष काल का भी ध्यान रखना है। जो रात को पहरा देने वाली स्त्रियां थी उनको जो है वो क्या बोलते थे? याम चेटी जो था वो बोलते थे। आगे बोलते हैं इल्तुतमिश ने अपनी किस विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो ग्वालियर विजय के बाद ये किया गया था। बोलते हैं कृष्णदेव राय ने किस ग्रंथ में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया है? तो ये जो है वो तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद में जो है वो किया है। तो अमुक्त माल्यद आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। आगे बोलते हैं सोनार की बेटी का युद्ध किसके 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 मध्य हुआ था? तो सोनार की बेटी का युद्ध जो है वो फिरोज शाह और देवराय के बीच जो था वो हुआ था। अंग्रेजी में इसको जो है वो वॉर ऑफ द गोल्ड स्मिथ्स डॉटर भी बोल देते हैं। 1406 में ये जो था वो हुआ था। ये ज़रूर नोट करना, किताबों में ऐसी जानकारी बहुत कम है। आगे बोलते हैं शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था? तो ये कादिरी सिलसिले का अनुयायी था। लॉर्ड हैसिंगटन के भारत आने का पहला उद्देश्य क्या था? तो पिंडारियों का दमन करने के लिए वो बेसिकली आया था। बोलते हैं आगे भारत से इंग्लैंड की और धन के प्रवाह को अनिष्टों का अनिष्ट यानी कि एविल्स ऑफ एविल्स की संज्ञा किसने दी थी? तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दी गई थी। ड्रेन वेल्थ जो इनकी थ्योरी थी उसके बारे में आप परिचित हैं। 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संगठन ने की थी? तो ये दी दक्कन एसोसिएशन के द्वारा जो था वो की गई थी। आगे बोलते हैं भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को जब कैबिनेट मिशन को जो है वो अस्वीकार किया गया था तो उसके साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। बोलते हैं कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो उन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन जो था वो किया था। कौन सी? इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। आगे बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त या फिर संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये मौलाना हजरत मोहानी ने किया था। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशगंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो ये M.N. रॉय थे। M.N. रॉय का नाम आपने बहुत बार पढ़ा भी है। आगे बोलते हैं 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये बनाया गया था। परंतु 1931 का कांग्रेस का सेशन किसने प्रिजाइड किया था? कौन इसके प्रेसिडेंट थे? वो आप कमेंट कर बताएंगे। आगे बोलते हैं किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये लाहौर सत्र में 1929 दिसंबर में दिया गया था। आगे बोलते हैं लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के अभिनवों पर स्वामी विवेकानंद जी के जो अनुभव थे उनके ऊपर आधारित किताब है। आगे बोलते हैं किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक जो है वो निष्ठा बर्बादी बताया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। 1919 में बोलते हैं 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस की थी? तो वो भी टैगोर जी के द्वारा ही की गई थी। सूर्यमंडल का प्रभात मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है? तो ये स्थरीय मेघों के धूल कणों से होता है।
बोलते हैं किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ओडिशा है। ओडिशा राज्य का समुद्री तट जो है वो अमेरिका के जो विशाल ऑलिव रिडले कछुए होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ये जो है वो जैम्बेजी नदी से जो है वो संबंधित है। विश्व वन क्षेत्र में से बोलते हैं किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो शीतोष्ण जो शंकु वृक्षी वन है उनकी प्रतिशतता सबसे अधिक है। आगे बोलते हैं बली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये भूमध्य सागर में स्थित है। कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो बोलते हैं। और बोलते हैं यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, तो वो जो है वो विषुवत रेखा पर जो है वो होता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो पार्श्वनाथ जो है वो है, पार्श्वनाथ है, ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र शिव समुद्रम जो शरावती नदी पर स्थित है किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में है। देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद्य का खोला गया था, बोलते हैं कारखाना, ये 1906 में खोला गया था। कहाँ पर? तो ये रानीपेट चेन्नई में खोला गया था। भारतीय संविधान में किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए लाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा जो है वो है। ऊपर भी हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्वेश्चन एक पढ़ा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य, तो इनका उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित जो है वो किया जाए। आगे बोलते हैं विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किस विषय के संबंध में भारत रत्न के उत्तम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो ये संसद को दिया गया है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 355 में किया गया है। आगे बोलते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना आए और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो ये कौन से अनुच्छेद में जो है वो बात की गई है? बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एक आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 257। यहाँ पर 257 लिख लेना, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो आर्टिकल 257 जो है ये आता है। ठीक है जी, ये आर्टिकल आपने नोट करना है, ध्यान रखना है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच स्पेसिफिक आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन ओवर राइडिंग द जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो बोलते हैं कि संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद राज्य को गैर भेदभाव के सामान्य नियम को ओवरराइड करते हुए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है? तो ये आर्टिकल हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा है और पहला ही क्वेश्चन हमने वहाँ पर पढ़ा है। अभी आप कमेंट कर अपना आंसर बता दीजिए जल्दी से। अगर टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।